जय हिंद साथियों। मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है यानी कि आज आपको पता है मंगलवार है और आज आपके अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज पॉलिटी का टर्न है यानी कि संविधान का टर्न है। तो चलिए हम संविधान की चर्चा करते हैं और जैसा कि आपको बताया गया है कि ये आपका विषयवार और क्रमवार ही टॉपिक चल रहा है यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो अब हम संविधान को शुरू से पढ़ेंगे। तो मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि प्लीज कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी। शायद आपको ये बाहर पीछे यानी बैकग्राउंड में झींगुर की आवाज सुनाई दे रही होगी, गौर से सुनिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए रात में बनाई जा रही है। इस समय रात्रि की अगर हम बात करें तो 12 बजने को हैं यानी कि मंगलवार दिन लगने वाला है और आपके लिए एक दिन पहले वीडियो बना के अपलोड की जाती है जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। इस जो डेलिकेशन है, इस त्याग है जो आपके प्रति, ये हमारा जो कर्तव्य है, इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगर लाइक और सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा क्योंकि ये जो सीरीज है, जो पूरी श्रृंखला है आपके कोर्स कंप्लीट कराने की, ये जो मिल रहा है आपको भारतीय ज्ञान दर्शन परिवार की ओर से, तो प्लीज इसका लुत्फ उठाइए, इसको एंजॉय करिए और शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा यानी टॉपिक है संविधान, पूरी प्रक्रिया यानी संविधान की उत्पत्ति कैसे होती, संविधान क्या है। तो सबसे पहले संविधान को जानने के लिए समझिए, पहले सबसे पहले एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये संविधान क्या होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा संविधान। संविधान किसे कहते हैं? संविधान की अगर व्याख्या की जाए तो संविधान की व्याख्या के लिए सबसे पहले एक नाम आते हैं हरमन फाइनर। ये एक नाम है, एक व्यक्ति है यानी कि पॉलिटिशियन है, हरमन फाइनर जी हैं। फिर एक नाम आते हैं यहाँ पे डाइसी आते हैं, डाइसी, और एक नाम आते हैं लास्की, ठीक है, और एक नाम से आप वाकिफ है जिसका नाम है अरस्तु, है ना। ये नाम आपको पता होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन सभी की विचारधारा संविधान के प्रति क्या रही है। हरमन फाइनर कहते हैं कि संविधान एक न्यायिक प्रक्रिया यानी कि नियमों और न्याय को सही रूप से सुचारू करने की एक श्रृंखला है, एक उसकी जिसे कहते हैं समावेश है, कंबाइलेशन है यहाँ पे। अगर हम डाइसी की बात करें, डाइसी इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी देश या संस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो एक संविधान कहलाते हैं। इसी पर हम थोड़ा सा लास्की के ऊपर आते हैं। तो लास्की यहाँ पे ये कहते हैं कि संविधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नियम को बनाते हैं, नियम को लागू करते हैं और नियम में परिवर्तन करने का दम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन नियमों को, इन कानूनों को बनाने के लिए एक शक्ति होनी चाहिए किसी के पास, ये बात वो कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ साथियों, क्योंकि बहुत सी बातें हैं आपको भी नोट करनी है। अब होता क्या है, सबसे जो प्रभावी चीज है वो अरस्तु की विचारधारा है। अरस्तु पता है आपको कौन है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिक्स, जो है एक पुस्तक है, वो अरस्तु की पुस्तक है। अब अरस्तु ने ये बताया कि वह राज्य यानी कोई भी राज्य, वह राज्य जो अपने सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार जो नियम कानून बनाता है, उसकी पद्धति यानी उसकी सभ्यता संस्कृति बन जाती है, वही संविधान है। समझना, इनकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं, अरस्तु की बात से, क्योंकि अरस्तु की बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं संविधान के चलने से पहले हम परिवार पर एक बार चर्चा अगर कर लें तो परिवार आपका एक सही मायने में एग्जाम्पल होगा। एक परिवार होता है यानी कि हमारे देश में कहें तो परिवार की जो व्याख्या है यानी कि सीडीपी की बात करें हम, या हम ईवीएस की बात करें, ईवीएस में एक चैप्टर है परिवार, ठीक है। सीडीपी में भी हम परिवार की डिफिनेशन को समझते हैं। तो संयुक्त परिवार, एकल परिवार, परिवार की जो ये उदाहरण है। लेकिन परिवार कहते किसे हैं?
ठीक है, संयुक्त परिवार यानी 3 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे भोजन करते हैं, वो परिवार कहलाता है। ये संयुक्त परिवार है। एकल परिवार की बात करते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता और मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार कहलाएगा। भाई बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, जब तक वह बालिग अगर हो गए हैं तो उनका जिक्र नहीं होगा। नाबालिग हैं तो वो जिम्मेदारी बनती है आपकी। ठीक, अब समझना यहाँ पे अरस्तु के अनुसार कि वह पद्धति, वह व्याख्या जो किसी घर को, किसी राज्य को चलाने के लिए सुदृढ़ होती है। हर किसी घर का एक नियम है, आपके घर का भी एक नियम होगा। पिताजी कहते होंगे, देख बेटा 8 बजे के बाद घर पे तू आएगा तो तू लात खाएगा, पक्का है, 8 बजे से पहले पहले चले आइयो, वरना हम तुमको जो है कल बताएंगे। तो आपके अंदर एक डर है, एक नियम है आपके घर का कि पिताजी आ गए हैं तो हमें अब टीवी नहीं खोलनी है, बैठनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपके यहाँ पता है। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें पिताजी आपके इंटरफेयर नहीं करते। आप कौन सी कंपनी का फोन लोगे, कौन सा नेटवर्क यूज करोगे, या आपके पिताजी डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके घर के जो नियम है, आपके हेयर स्टाइल छोटे होने चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल लोफर की तरह मत बनना, कपड़े सिंपल पहनना, सिंपल रहना। खासतौर ये लड़कियों पर लागू होता है कि ये परंपरा, ये सभ्यता, ये संस्कृति उनको बताई जाती है, तो ये घर का नियम है। ये संस्कृति के आड़ में अगर कहा जाए, संस्कृति के पीछे का एक संविधान है ये, है ना, समझना इसको। अब अरस्तु के अनुसार संविधान की अगर व्याख्या यही है तो संविधान को अपने परिवार पर ले आओ। अपने परिवार में अगर हम देखें तो आज के दौर में जो हमारे देश के जो संविधान है, संविधान में सर्वा जो व्यक्ति होता है यानी राष्ट्रपति होता है, सबकी एक व्याख्या होती है। तो उसी प्रकार घर में अगर आप आते हैं अपने परिवार में, तो परिवार में एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। वो व्यक्ति हमारे बाबा जी होते हैं। बाबा जिनका घर में सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, सब उनकी सुनते हैं, लेकिन ये कहने के तौर पर। और उसके बाद बाबा के बाद अगर कहें कि देश का यानी कि राष्ट्रपति हुआ तो प्रधानमंत्री भी होगा। तो परिवार का प्रधानमंत्री पिताजी होते हैं, जिनके पास वास्तविक शक्ति होती है ना। अब समझना, अब परिवार पर ही यानी कि जब अगर राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी होगा, मंत्री परिषद भी होगा। उसमें माता जो होती हैं हमारी, वो माता गृह मंत्री होती हैं और वित्त मंत्री होती हैं। मतलब माता के हाथ में गृह मंत्रालय, गृह को कैसे मैनेजमेंट करना है, कितने में कितना चलाना है, यानी कि अगर एक छोटा सा परिवार है तो इतने दाल में ये पूरा महीना निकल जाना चाहिए, इतने तेल इतने इसमें निकल जाना चाहिए, ये उनका मैनेजमेंट है। तो ये गृह मंत्री का पद उनके पास हो गया। वित्त मंत्री यानी कि पैसे का संचय करना है, पैसे कैसे वेस्ट करने, कैसे इन्वेस्ट करने, वो सब उनको पता है, तो वो माता जी का डिपार्टमेंट हो गया। 1-2 डिपार्टमेंट उनके पास हो गए। प्रधानमंत्री महोदय जो है उन्होंने 2 डिपार्टमेंट उनको दे रखा है। अब घर में जो होते हैं, यानी कि जो अगर घर में यानी कि पिता प्रधानमंत्री हो गए, माता जो है गृह मंत्री हो गए, तो उनके जो बड़े पुत्र होंगे, बड़े पुत्र रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। चाचा जो लोग होंगे वो राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे, राज्यपाल की भूमिका में रहते हैं। अब यहाँ छोटे बच्चों पे आते हैं, जो परिवार के छोटे बच्चे जो अभी 18 साल से कम एज के हैं, वो हमारे परिवार के यानी कि परिवार हमारा देश हुआ, देश में वो जनता का काम करते हैं, यानी कि वो एज अ पब्लिक है। ठीक है, लेकिन हमारे ही उसमें अगर कहें तो घर में ही सूचना प्रसारण मंत्री भी होंगे, यानी कि जो टेलीकास्ट मंत्री होते हैं वो हैं, वो हमारी प्यारी बहनें होती हैं, क्योंकि बहनें क्या करती हैं, वो शिकायत को तुरंत पापा तक पहुंचाती हैं। ठीक है, यानी कि सूचना का प्रसारण करने वाली जो मंत्री हैं वो हमारी प्यारी बहनें हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपको संविधान समझने का। संविधान आपके पेपर में जितना इंपॉर्टेंट रखता है उससे कहीं ज्यादा ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कोई और विषय साथ दे ना दे, अगर आपको जीवन में जीना है और सामान्य जीवन जीना है और गरिमामय जीवन जीना है, तो आपको संविधान का नॉलेज होना अति आवश्यक है। ये रही इनकी विचारधारा पर मेरी विचारधारा, यानी अरस्तु की विचारधारा पर मेरी विचारधारा, ये परिवार का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं, जब ये दोनों इतनी बातें होती हैं तो अब यहां पर ये जो विचारधारा आई, लेकिन ये हमारी एक वर्ल्ड लेवल पर विचारधारा है। लेकिन भारतीय विचारधारा में हम कहें तो एक है हमारी पुस्तक जिसका नाम है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति एक पुस्तक है, ठीक है, प्राचीन भारत यानी कि वैदिक काल के भारत की मनुस्मृति यानी संविधान। तो प्राचीन भारत के संविधान को किस नाम से जानते हैं?
मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न यहां से अच्छा सा बनता है, पिछली बार केबीसी का प्रश्न था और इस पर कमेंट हुए थे, इस पर केस भी चल गया था, यानी कि इस पर जो है टिप्पणी हो गई थी। मनुस्मृति पुस्तक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, यह प्रश्न केबीसी में पूछा गया था। इसी का उत्तर मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में जाना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति पुस्तक को किस वर्ष जलाया था, किस तिथि को जलाया था। ठीक है, यानी कि हमारे देश में हम जब कहते हैं कि संविधान का निर्माण हमारे देश में बाद में हुआ, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। हमारे देश में संविधान बहुत पहले से था। यानी कि बात करते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 बीसी से ये आपका 600 बीसी रहा है। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया ने तो भी संविधान का पाठ ही नहीं जाना और हमारे देश ने संविधान बनाकर दिखाया था, लिखित संविधान, वो भी। अगर खंडन की बात की जाए तो मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं कि दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान लागू करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका है, मानते भी हैं उसको, लेकिन होता क्या है साथियों कि कुछ बातें जो हैं वो हम तक ही सीमित हो गई, हमने दुनिया को नहीं दिखा पाया, इसलिए हम उस चीज से वंचित हो जाते हैं और हमारा भारत इसी का शिकार हुआ। सबसे पहले लिखित संविधान भारत ने निर्मित किया मनुस्मृति के नाम से। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा और बेहिचक कमेंट्स करिएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं व्यवहारिक ज्ञान भी लेना है और व्यवहारिक ज्ञान भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, यानी आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर। ठीक है, अब मनुस्मृति जब पुस्तक आई तो मनुस्मृति पुस्तक ने अपनी व्यवस्था को बताया, लेकिन संविधान का जनक देश मानते हैं हम इंग्लैंड को। देखो हम सबका कितना पागलपन है, क्यों भाई, पढ़ना है तो वही लिखना है जो एनसीईआरटी बुक और विश्व लेवल पर जो चर्चाएं हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना है। तो यानी कि भाई मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हो। ऐसे आपको पता ना कि विश्व में सबसे पहले वायुयान राइट ब्रदर्स ने बनाया था ना, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि वायुयान पहले भारत में महाराष्ट्र के बाबा तलपड़े ने बनाया था। इस पर एक मूवी भी है, अंशुमान खुराना की मूवी है, आप उसको अवश्य देखिए, इससे आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, बहुत सी बातें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे धीरे धीरे। तो अब होता क्या है यहां समझना, मनुस्मृति यानी कि हमारे पास लिखित संविधान, लेकिन इसको हम मिथक मानते हैं, इन सब बातों को मिथक मानते हैं। मानते क्या है भाई, समाज इनको मान्यता नहीं देता तो इनको मिथक मान लेते हैं। तो अब संविधान की दो भाग हैं, है ना। संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक मौखिक संविधान होता है ना। देखना यहाँ पे आप संविधान की बात करें तो संविधान के दो कॉन्सेप्ट निकाल लें आप, एक कर लेते हैं आप लिखित, ठीक है, और एक है मौखिक। ये आपके दो संविधान निकल कर आते हैं। अब संविधान तो ये हो गए, लेकिन प्रकृति के रूप से अगर देखा जाए, प्राकृतिक भाषा के तौर पर देखा जाए तो संविधान 6 प्रकार के होते हैं, लिखित, अलिखित, विकसित, अविकसित, कठोर, नम्न, ये प्रकार होते हैं। ठीक है, अब नम्न संविधान का सबसे जीता जागता उदाहरण वो इंग्लैंड का संविधान है। विकसित संविधान का उदाहरण इंग्लैंड के संविधान है, इंग्लैंड का ही संविधान है। ये समझना साथियों, ये अभी हम बात कर रहे हैं, हमें इसमें से पढ़ना क्या है, दोनों संविधान। अगर दुनिया में अगर कहें विश्व में सभी देशों के पास अपना खुद का एक संविधान है, सभी के पास है, कुछ के पास मौखिक है, कुछ के पास लिखित है। अगर मौखिक में बात करते हैं तो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के वो उपनिवेश जो अभी इंग्लैंड के उपनिवेश हैं, मोस्टली उन देशों में अभी मौखिक ही संविधान फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जितने भी इंग्लैंड के उपनिवेश से अपने आपको इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, वो सभी जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपनाते हैं, यानी लिखित संविधान का दस्तावेज उनके पास है, पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं, लिखित है, उनके यहाँ केस लिखित हैं, चीजें लिखित हैं, लेकिन वो मौखिक चीजों को अपनाते हैं ज्यादा तौर पर। अब ठीक, यहां तक तो हमको अच्छे से समझ में आ गया कि भाई ये संविधान की जो भूमिका है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि संविधान की उत्पत्ति का विश्व स्तर पर पहला प्रमाण क्या मिलता है। तो विश्व स्तर पर पहला प्रमाण अगर हम बात करते हैं तो 1215 ईस्वी में, आपको याद होगा ये एडी है, इंग्लैंड में घोषणा, मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा, ठीक, मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र है जो 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। इसे
इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों के रूप में भी जाना जाता है इसको, ठीक है। लेकिन अब यहीं से थोड़ा सा परिवर्तन शुरू होता है और 31 डेट टू डेट देखना भाई, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो इसके बाद अब ये कंपनी पूरे विश्व में अपने व्यापार के लिए जाएगी। जब यह व्यापार के लिए जाएगी तो उसके कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, इनकी कुछ शर्तें होंगी, टर्म कंडीशन होंगे। अब यहीं से संविधान की जो अवधारणा है वो शुरू होती है। बहुत ध्यान समझना, कॉपी पर लेकर के बैठ जाइए और बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होनी है और बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते, उनसे आप आज जो है रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जैसे ही इन्होंने किया, ये अपनी कंपनी को लेके गए तो इंडिया में यानी कि 1608 में ये कंपनी स्टेबल होती है और अपना पहला कोठी सूरत में खोलती है। फिर 1611 में ये अपनी स्थायी कोठी इंडिया में खोलती है। अब उसके बाद ये कंपनी अपने आप को ओपन कर रही है, इनके पास व्यापार करने के अधिकार पत्र है, कितने एरिया में कैसे व्यापार करोगे, कैसे व्यापार नहीं करोगे, एक टर्म कंडीशन होती है। जैसे हर चीज की एक नियम कानून है, जैसे हम देखिए आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब का भी एक नियम कानून है, यूट्यूब पर भी पढ़ाने का जिसे कहते हैं एक तरीका है, रिक्वायरमेंट है कि आप लाइसेंस आपके पास है या नहीं है, होल्डर हो या नहीं हो, यानी कि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो आपके पास लाइसेंस नहीं माना जाता है। आप समझ रहे हो, तो लाइसेंस पाने के लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, यानी कि भाई मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूं तो आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकता, ठीक है। संवैधानिक मैं अभी नहीं हूं, जब तक लाइसेंस यानी कि चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक मैं असंवैधानिक हूं, सब यानी कि मेरा कुछ भी वजूद नहीं है। तो प्लीज आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मेरे इस जो इच्छा है, मेरी जो ये पहल है, मेरा जो ये प्रयास है, इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ये डेलीकेशन आपको शायद आभास नहीं हो रहा होगा, जो टीम हमारी एफर्ट जितनी कर रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा है इसके बाद की कहानी क्या होती है कि धीरे धीरे इस समय भारत में मुगलों का राज है और मुगल बहुत ज्यादा प्रभावी है। जैसे जैसे मुगलों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारे पास धीरे धीरे जो है संविधान की उत्पत्ति के माध्यम बनते जाएंगे, ठीक। अब देखना यहाँ पे, अब बहुत ध्यान से बी कूल होकर के समझना इस चीज को। 1611 एडी में अपनी पहले स्थायी कोठी खोली, किसने खोली? अंग्रेजों ने पहली स्थायी कोठी खोली। अब होता क्या है, जब तक यानी कि मैं इधर कर लू थोड़ा सा, हाँ, जब तक 1707 रहता है यानी एडी, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु का ये समय है, तब तक तो अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर पसारने का मौका नहीं मिलता है। इसकी मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है, उत्तरवर्ती मुगल काल शुरू होता है और उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये रहता है कि अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है, मुगलों का प्रभुत्व कम होने लगता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि 1757 में अंग्रेजों ने पहला युद्ध भारतीयों के विरुद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध, इसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध यहाँ पे लिख दूं मैं पूरा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। प्लासी का युद्ध, ध्यान से सुनना भाई। होता क्या है, जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ चुका है वो मेरी हॉबी को जानता है, लेकिन मैं उसको नहीं मानते हुए मैं सबको मानता हूँ कि किसी ने मुझसे नहीं पढ़ा है, सब मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेस लेके चलेंगे हम, ठीक है। हम अपने नए बच्चों को बच्चों को उनके प्रति भी मेरा जो उत्तरदायित्व है वो बना रहना चाहिए और उनको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, 1757 एडी में प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बात फिर उधर बढ़ जाएगी इतिहास की ओर, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो हिस्ट्री और पॉलिटी का समावेश है, यानी कि दोनों मिलते हैं। दिन रात की कहानी, जहां दिन रात मिलते हैं ना शाम को, वही चीज यहां पर आपको मिलने वाली है। अब देखो होता क्या है, 1757 के बाद 1764 का एक होता है युद्ध जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। आप मुझे बताओगे बक्सर किस राज्य में है और प्लासी किस राज्य में है, ठीक है। ये आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देते चलना, क्योंकि मैं आपसे जितना पढ़ाता रहूंगा उतना बीच में पूछता भी रहूंगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे
इस युद्ध में अंग्रेजों ने 3 भारतीय राजाओं को हराया। अब जब 3 भारतीय राजाओं को हराया तो यहां पर अंग्रेजों का थोड़ा सा मनोबल काफी ऊंचा हो गया। अब जब काफी ऊंचा हो गया तो 1770 में अंग्रेजों ने अपना पहला बैंक खोल दिया। यहां पे भारत में पहला बैंक खोला गया जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, पहला बैंक खोला गया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये नोट कर लीजिए कहीं, इकोनॉमिक्स के लिए काफी अच्छा प्रश्न है ये। अब बैंक खुला, बैंक के साथ साथ अंग्रेज भारत में इसी वर्ष शराब, ठीक है, शराब है तो शबाब भी होना आवश्यक है, उसका एक हिस्सा माना जाता है। तो यानी कि यहां पे वैश्या, ठीक है, वैश्यावृत्ति। फिर यहीं पर अगर कहें तो यहीं पर मांस का व्यापार। फिर यहीं पर अगर मांस के व्यापार की बात करें तो थोड़े से चाय को भी ले आइए, चाय का व्यापार। ये अंग्रेजों ने 1770 में भारत में इसको फैलाना शुरू किया गया। मेरी माता जी के बाबा जी, मतलब माता जी के पिताजी माता जी को बताते हैं कि उनके जमाने में जब अंग्रेज रहते थे तो चाय फ्री में पिलाया जाती थी, चाय फ्री में पिलाते थे और लोग फ्री में भी पीने नहीं जाते थे। तो उसके एवज में अंग्रेज उस समय 1 आना 2 आना दिया करते थे, यानी भारत में आना चलता था। 1 रुपए में 16 आना होता है, तो 1 आना 2 आना ऐसे चलता था, है ना। कहते 16 आना सच बात है भैया ये, तो 1 रुपए में कितने आना, 16 आना, यानी 1 रुपए सच बात है ये, है ना। तो ये बातें उस जमाने की हैं जो मुझे मेरी माता के थ्रू पता चली है। अब बात होती क्या है, यहां पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखें तो अंग्रेज 1773 में एक अधिनियम लाते हैं और यही अधिनियम, यहीं से कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम शुरू होते हैं। यहीं से समझना भाई। अब क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम, तो 1773 में पहला अधिनियम रहा, इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं ये आपकी पुस्तक में है, मैं उन पर बात करके चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये सब आपको बातें पता है, आपके पास तमाम पुस्तकें होंगी, यूनिक की होगी, लूसेंट होगी, दिग्दर्शन होगी, तमाम ऐसी पुस्तकें होंगी। आप उनमें इस बातों को देखिएगा, आपके लेवल की चीजें मिल जाएंगी। बस कुछ बातें हैं जो नहीं मिलेंगी, जो मैं बताता चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट खोला गया, ये आपको पता है। इसी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट 1774 में खोला गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहली फांसी नंद किशोर को दी गई, ठीक है। नंद किशोर को भारत में पहली फांसी, ये पहली फांसी है, भारत में पहली फांसी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 जजों का कॉन्सेप्ट था, आपको पता है, सर एलिजा एम्पे, फिर पैथिक लॉ वो है एलिजा एम्पे है, चैम्बर है, हाइड है और लीमैन सर है। ये आपके 4 जज थे उस जमाने के लिए, ठीक। इतनी बात को ध्यान रखिए, इसमें और कुछ खास बात यहाँ पे नहीं है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब समझना। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1781 में एक अधिनियम लेकर के आते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट। ये सेटलमेंट एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट को क्या कहा जाता है, सेटलमेंट एक्ट ये क्या था, क्यों था, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। सेटलमेंट एक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बंगाल का जो गवर्नर है उसको उड़ीसा और तमिलनाडु के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था। अब समझना यहाँ पे, क्योंकि 73 में ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो उसकी शक्ति को यहाँ पे थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया गया। अब होता क्या है, 1786 में एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं, ये भारत शासना एक अधिनियम के तौर पर रखा जाता है, जिसका अगर हम बात करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं इस समय, अगर मैं इसकी तुलना करना चाहूं तो मैं इसको CDS यानी कि जो चीफ डिफेंस स्टाफ आपके हैं, है ना,
इसकी तुलना करें तो इससे बिल्कुल सटीक बैठेगा। समझना, 1786 में बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस था। मैं लॉर्ड नहीं कहता हूं, लॉर्ड नहीं कहूंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, और मैं इन अंग्रेजों को भगवान नहीं कहने वाला, ठीक है। सिर्फ जय हिंद कहने से ही देशभक्ति नहीं होती है, देशभक्ति आपके दिल से होनी चाहिए, ठीक। तो ये जो है सब, इनको जब मैं बताऊंगा वायसराय या गवर्नर तो आप उसको समझिएगा, लेकिन लॉर्ड आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा। इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा, इंटरव्यू में मजबूरी है आपकी, लिखित पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। आरओ के जो पेपर में है, मेरे जो छात्र हैं जो देख रहे हैं, तो आरओ के अगर ऐसे लिखना पड़ा या आरओ का उसमें जब लिखना पड़ता है आपको, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखिए लॉर्ड, ठीक है। इंटरव्यू में बोलिए आप, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में इसका इस्तेमाल ना करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आपका खुद का, मेरा खुद का ओपिनियन, आप क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो 1786 में सीडीएस के अगर अकॉर्डिंग तुलना करें तो जो वायसराय उस समय की गवर्नर की बात करते हैं तो वो कौन है, कैनिंग, कैनिंग नहीं, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को क्या हुआ, कॉर्नवालिस के पास, कॉर्नवालिस आता था कि मैं गवर्नर तो हूं, तो मेरे पास सेनापति का पद भी मेरे पास ही रहे। यही उसकी जो लालसा थी, यही उसकी जो तमन्ना थी, यही उसकी जिद थी। तो उसको मनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था और उसे बाद में ये पद दिया भी गया। ऐसे आप देखते हो तो भारत में कहा जाए तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख पहले हुआ करते थे, यानी कि राष्ट्रपति महोदय। आज भी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय कहलाएंगे, लेकिन प्रमुख वो नहीं कहलाएंगे। आपको पता है ना कि विपिन रावत यानी थल सेना अध्यक्ष के पद से जब रिटायर हुए तो भारत के पहले वो सीडीएस बनाए गए, ठीक है। यानी कि अब तीनों सेनाओं पर एक व्यक्ति ऐसा है जो शासन कर रहा है, यानी कि हमारी थल सेना, हमारी जल सेना, हमारी वायु सेना, इन तीनों सेनाओं से डिस्कस करने के लिए एक व्यक्ति है, तीनों से प्लान करने के लिए एक व्यक्ति है, बात करने के लिए एक व्यक्ति है। ये एक व्यक्ति सीधा संबंध किससे रखेगा, राष्ट्रपति से रखेगा। ये राष्ट्रपति को सारी जानकारी देगा। ये पद भारत में कब शुरू किया गया मुझे आप बताओगे, ठीक है, किस वर्ष से ये पद प्रारंभ किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो आपका ना एडवाइस देने वाले यानी कि रक्षा सलाहकार जैसे हैं जो अजीत डोभाल जी हमारे हैं, ये पद कब शुरू किया गया, कैसे शुरू किया, ये भी मुझे आप बताओगे, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना। ये ठीक उसी प्रकार जोड़ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है अगर करंट से आपने जोड़ लिया तो साथियों बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने का। फिर कहते ना कि पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा, आप बिल्कुल बोर होगे नहीं। हाँ यार, ये तो नई बात है। ये नई बात कैसे है भाई, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी बात अगर करी जाए तो ये पहले हो चुका है, पहले के अधिनियम में सारी बातें हो चुकी हैं। उन्हीं अधिनियमों से हम सीख लेते हुए, सबक लेते हुए नए नए जो प्रयोग कर रहे हैं ये पुराने हैं भैया। ये सारी चीजें हम सब कर चुके हैं, समझ रहे हो ना इस चीज को, बिल्कुल फील करके पढ़ना इसको कि हाँ यार ये बात है। अगर गलत लग रहा हो मेरी बात तो तुरंत कमेंट्स करिए कि सर ये तो आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो। क्योंकि देखो जो आप भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 19 है वो पूरे भारतीयों को प्राप्त है बोलने का अधिकार, ठीक है। इमरजेंसी तो है नहीं कि बोलने का अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। आप बोलो, बेहिचक बोलो, कमेंट्स करो कि हाँ सर सही है गलत है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की बात करते हैं तो 1793 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम को मैं जिक्र इसका नहीं करूंगा, ठीक है। 1784 है, ठीक है, फिर 1793 है, तो 93 का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेके चलते हैं। यानी कि कंपनी की जो व्यापार का जो अवधि है उसे 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, यानी कि 20 वर्ष के लिए भैया और तुमको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर देखो तो ये अब यहाँ 1793 के बाद सीधे सीधे आप आओगे 1813 चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष तो बढ़ाएंगे ही साथ साथ, लेकिन एकाधिकार की व्यवस्था भी इसमें कर दी जाएगी। यानी कंपनी बनी, भारत पर जो व्यापार है उस पर एकाधिकार कर दिया जाएगा कि भारत के व्यापार पर सिर्फ एकाधिकार होगा, ठीक है, और कोई 3-5 उसमें नहीं होगा। चलो भाई ठीक है। अब इसके ठीक बाद 1833 का अधिनियम आता है, इसे चार्टर एक्ट कहते हैं, अधिनियम 33। लेकिन इसमें अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प दिया जाता है कि भैया अंग्रेजी शिक्षा के ये विकल्प है, इनको आप देख लो, इंग्लिश इसमें शामिल करी जाएगी। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई ठीक है। अब क्या होता है, 1853 का अधिनियम है, ठीक। ये अधिनियम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया ये अंतिम अधिनियम है। समझ गए भाई हम? अब समझना कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा क्या गया कि जो 1773 के अधिनियम में
उसमें जो आएगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी जो संख्या थी, जो जिसे बाद में 24 कर दिया गया था, यानी कि 81 में 93 में कहा जाए उनकी संख्या में वृद्धि की गई थी, अब उनकी संख्या में कमी कर दी गई। अगर हम बात करते हैं तो 24 से घटाकर उनकी 18 संख्या कर दी गई, यानी कि संख्या में कमी हो गई। तो ये किसके तहत है? 1853 के तहत ही ये अधिनियम लाया गया था। अब इसके बाद भारत में विद्रोह होगा, 57 की क्रांति होगी, यानी कि भारत में 1857 की ये क्रांति होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जितने भी नियम कानून हैं सबके सब धरे के धरे रह जाएंगे और विद्रोह की लहर उठ पड़ेगी। अब विद्रोह की जो लहर उठेगी वो लहर इस कदर उठेगी कि इंग्लैंड की महारानी को भारत चलकर आना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी को भारत आना पड़ेगा, और जब इंग्लैंड की महारानी भारत चलकर आएंगी तो जिस वर्ष आती हैं 1858 में, तो ये इंग्लैंड की महारानी के भारत आने का, इसे कहते हैं ताज शासन अधिनियम, क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है ये। ठीक है, इसके तहत भारत में अब सीधा इंग्लैंड का हस्तक्षेप होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत में गवर्नर के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को प्रारंभ किया जाएगा, जो जिसका संबंध सीधा इंग्लैंड की पार्लियामेंट से होगा, इंग्लैंड की संसद भवन से होगा। यह व्यवस्था बनाई गई, और इसी व्यवस्था में भारत का जो गवर्नर है वो वायसराय हो गया अब। लेकिन भारत का गवर्नर बना कब? भारत का गवर्नर जनरल वो 1833 के अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। लेकिन बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब शुरू हुआ था? प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे 1773 राइट आंसर है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब प्रारंभ हुआ था। बंगाल में सिर्फ गवर्नर का पद था। ठीक है, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, अंतिम गवर्नर जिसे कहते हैं वारन हेस्टिंग है। लेकिन इसी के समय ये अधिनियम आता है और उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? बंगाल का गवर्नर जनरल उसे बना दिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के बाद अब यहां से जो है ये जो कॉन्सेप्ट है यहां समझना, क्योंकि इसके बाद संविधान के पढ़ने की जो असली, जिसे कहते हैं असली जो आनंद है, पढ़ने का असली मजा है, वो कैबिनेट मिशन से आता है। ये तो इतिहास का पॉइंट है जिसे हम बीच में, इसको हमें समझना है, मजबूरी है, क्योंकि इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं आप। अगर आपने छोड़ दिया तो आलोचना के शिकार हो जाएंगे कि सर ने मेन पॉइंट तो पढ़ाया ही नहीं। इसलिए इसको जानिए, इसकी समरी है, ये सारांश भाव में आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम शुरू होते हैं और 1861 का अधिनियम है, इसे कहते हैं हाई कोर्ट अधिनियम। एक नाम इसका हाई कोर्ट अधिनियम आता है, और एक नाम इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये परिषद के नाम से आता है, यानी कि केंद्रीय परिषद है ना, केंद्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी, लेकर के चले जाएंगे। तो इसमें हाई कोर्ट, भारत में हाई कोर्ट खोले जाएंगे। तो 3 राज्यों में, यानी 3 उसमें हाई कोर्ट खोले गए थे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट खोले गए। ओके, लेकिन इसके खोले जाने से पहले ही अगर हम बात करते हैं तो 1860 में ही भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। अब इसी बजट पर चर्चा करने का अधिकार आगे चल के मिलेगा, पहले भारतीयों को अधिकार नहीं था, उसी अधिनियम में फिर इनको चर्चा करने का अधिकार भी मिलेगा। समझना, पूरी बात को बहुत ध्यान समझना, पूरी बात को ध्यान समझने के लिए क्या है आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हम चर्चा करने का नियम कहां से लाएंगे। तो 1892 में एक अधिनियम आता है और उसमें हमें बजट पर बहस करने की अधिकार मिल जाते हैं, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिलता है, ये समझिएगा। अब उसके बाद फिर क्या होता है, आप देखो तो इन दोनों के बीच की कड़ी है वो है 1885। ये कांग्रेस की स्थापना का वर्ष है। कांग्रेस स्थापित हुई 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, सही से दिख रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। यहां पे ध्यान से फिर देखना, यहां से यानी कि 92 की बाद की बात करें
तो 1900 में प्रवेश करते हैं और 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम, इसे अगर कहा जाए तो ध्यान समझना, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करेगा और यहीं से पाकिस्तान का बीज बोया जाएगा, है ना, समझना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये अधिनियम, यानी बंगाल विभाजन के बाद ये लाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। ठीक है, अब चलो इसके बाद 1919 जिसे कहते हैं रोलट एक्ट, काला कानून, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, इसी के आधार पर कही जाए आपसे तो धारा 144 ये भारत में लागू किया गया, इसी को आधार पर। यहीं से अगर कहें धारा 144 और इसका पहला प्रमाण अनुच्छेद, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक ये और एक यहां पर था, ये जो क्या है 58 की बात करते हैं, तो यहां पर इसके यानी जो विद्रोह हुए थे, तो विद्रोह में एक बात आपने देखी होगी 1848 में राज्य हड़प नीति आई थी और 54 में जो है राज्य 56 में राज्य हड़पा गया था अवध। तो यहां पर अनुच्छेद 352 पहली बार, 356 पहली बार दिखता है। ठीक है, ये अनुच्छेद और ये धारा। अब अगर ध्यान से देखो तो 1861 दिया हुआ है और 1863 आपने पढ़ा होगा कि आईपीसी इंडिया में, यानी कि लीगली तौर पर कहा जाए तो आईपीसी लागू की गई थी। भारत में आईपीसी के लागू होने की तिथि क्या है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दोगे। एसआई के मेरे जितने प्यारे छात्र, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इसका उत्तर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, आईपीसी का। ठीक है, इंडियन पैनल कोड भारत में कब आधिकारिक रूप से लागू किया गया? गठित नहीं किया गया, लागू किया गया। ध्यान सुनना पहले प्रश्न को, जल्दीबाजी में उत्तर गलत मत कर देना। ठीक है, कि आधिकारिक रूप से लागू कब किया गया? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। और भारतीय जो दंड संहिता है आईपीसी, वह किस देश से ली गई है, इसे किस देश से अडॉप्ट किया गया है, ये मेरा प्रश्न है। आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न और ले लीजिए, एक प्रश्न यहां से यह है कि भारत की आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? बच्चों वाला प्रश्न है, आप आराम से दे लोगे। ठीक है, बिल्कुल कूल होकर के सोचना। अब आगे चलते हैं। तो धारा 144 आपको पता है ना, 144, 153, 154, 155 सब धाराएं आपको पढ़ाएंगे, चिंता ना करिएगा। ठीक है, अभी हम जिंदा हैं, है ना, अभी हम जिंदा। आरडीएक्स वेलकम मूवी, अभी हम जिंदा हैं, तो अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 1919 के बाद 1928 आता है और इसे हम कहते हैं नेहरू प्रतिवेदन। इसी वर्ष आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नेहरू प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट अपनी बनाई और संविधान के निर्माण की मांग की कि भाई संविधान के निर्माण की मांग करनी चाहिए। उन्होंने ये बात रखी, लेकिन दंगे बवाल हो चुके हैं। 1928 में साइमन कमीशन गो बैक चल रहा है, लाठीचार्ज हुआ है, लाला लाजपत राय जख्मी हो चुके हैं। इन सब की उठापटक के बीच में ही अंग्रेजों ने, अंग्रेज यानी कि अधिकारी की बात करते हैं तो बर्किन ने, एक अंग्रेज अधिकारी थे बर्किन, तो अंग्रेज अधिकारी बर्किन ने क्या काम किया, सबके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। कहा कि भैया अगर आप चाहते हैं भारत का संविधान बनाना तो आप एक ऐसा प्रारूप बनाइए जिससे भारत का सभी वर्ग संतुष्ट हो जाए, सभी वर्ग खुश हो जाए, सभी वर्ग जिसे कहते हैं प्रफुल्लित हो, उसको अपना सके सभी वर्ग, उसका कोई विरोध ना करे। ऐसा प्रस्ताव बनाइए, ऐसा प्रारूप बनाइए। ये बात रख दी गई चैलेंज के तौर पर। अब जब ये बात रखी गई तो उस समय अगर कहा जाए कि 10 अगस्त, यानी कि इसे अगस्त प्रस्ताव, बाद में अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक अलग है, यानी कि 40 में अगस्त प्रस्ताव आएगा, लेकिन यहां पे 10 अगस्त 1928 को फिर इस पर विचार विमर्श किया गया और संविधान यानी प्रारूप बनाने की प्रक्रिया को लिया गया, यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया को हम लेंगे। अब यहीं से एक बात निकल कर आती है जो कथित तौर पर मिलती है, लिखित तौर पर बहुत कम ही अभी इसका उल्लेख नहीं ज्यादातर मिलता। मैंने भी बहुत सी देखी किताबें, लेकिन अभी लिखित तौर पर नहीं मिलता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी कहां है, अभी उनका कोई जिक्र पता नहीं है। लेकिन बी एन राव साहब के पास सब निवेदन लेकर जाते हैं। इसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इसी के बाद आती है, वो जाते हैं और उनके बाद संविधान के बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं
कि भैया कृपया करके जिन जिन देशों में संविधान बना है वहां वहां जाइए, आप उनके यहाँ संविधान कैसे बना है उस चीजों को भारत में लेकर आइए और हम फिर उसको भारत में अप्लाई करेंगे, भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ये बातें अभी चल रही हैं हमारे देश में, हमारे देश में इस चीज को अभी बातें चल ही रही हैं। क्योंकि अगर यहां तक देखें तो भारत में संविधान की जो विवेचना है, संविधान की विवेचना की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला व्यक्ति जो है जिसने भारत के संविधान के निर्माण की बात कही, संविधान के विचार कहे, वो है बाल गंगाधर तिलक महोदय जी। 1895 में उन्होंने, पता है आपको, 1893 में उन्होंने गणेश पर्व को शुरू किया गया था और 1895 में उन्होंने शिव पूजा को प्रारंभ किया गया था। तो जब उन्होंने गणपति विसर्जन के दौरान 95 में जब एकत्र हुए तो उन्होंने कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, उस भारत का संविधान। और वो विचारधारा की बात को गांधी जी ने 1920 और 22 में, इस बात को 2 बार गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीय स्वयं बनाएंगे। समझना, भारत का संविधान भारतीय स्वयं बनाएंगे, ये बात गांधी जी ने इस बात को बोली। अब गांधी जी 1920 और 22 में ये बात बोल चुके हैं। अब 22 में देखो 28 में ये विचारधारा फिर से एक सुर पकड़ रही है, यानी कि एक मांग उठी है, एक आवाज फिर से उठी है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा, यानी कि अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों की जो आवाजें हैं वो बुलंद हो रही हैं, उग्र हो रही हैं, तो अंग्रेजों ने 1935 में भारत शासन अधिनियम नामक एक कानून बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये संविधान, यानी कि जब तक भारत का कोई निराकरण नहीं हो जाता भारत की आजादी का, तब तक भारत को इसी संविधान पर चलना है, इसी संविधान पर रहना है। समझ गए आप इसको? चलो भाई, यहां तक तो बात ठीक थी। अब यही हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी कही जाएगी। कैसे? अब उस पर चर्चा करते हैं। यहां पे पहुंचते हैं, आगे कैसे पहुंचना है हमको, तो अब देखो ध्यान से। अब यहीं से अगर हम बात करें तो 1935 के जो संविधान लागू किए गए हैं, 1934 में एम.एन. रॉय नाम के एक क्रांतिकारी और कांग्रेस के नेता मानवेंद्र नाथ राय जी ने अंग्रेजों के सामने औपचारिक रूप से, लिखित रूप से मांग की थी भारतीय संविधान की, जिस पर अंग्रेजों ने ये व्यवस्था को दिया था कि भाई तुम इसको अपनाओ। ठीक है, अब समझो, अब इस समझना। अब होता क्या है कि 1938 में पंडित नेहरू, पीटी नेहरू अगर हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने कहा कि भारत का संविधान, यानी कि भारत के संविधान सभा का जब कभी चुनाव होगा तो उस चुनाव में जो मत पड़ेगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा, यानी कि वयस्क लोग वोट डालेंगे। ये बात कहा था उन्होंने संविधान सभा के व्यक्तियों के चयन के लिए। लेकिन वयस्क होने की आयु उन्होंने 21 वर्ष मानी थी। 21 वर्ष के बच्चे, यानी 21 वर्ष के लोग ही अपने नेता को चुनेंगे। अब आपको पता है कि ये जो बात है ये भारत में 1989 तक लागू रही। 1989 के मिड में 18 वर्ष की व्यवस्था को भारत में लागू कर दिया गया। बहुत ध्यान समझिएगा, चीजों को कैसे जोड़ना है, कैसे पिरोना है, यही हमको समझना है। पूरा खेल इसी का है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे फिर समझना कि ये बात तो चल ही रही थी कि लेकिन 1 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के शुरू होते ही भारत की आजादी का रास्ता प्रशस्त हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की ओर है। समझ रहे हो ना? अब उनका दिमाग खाली तो है नहीं। जब खाली उनका दिमाग नहीं, इसका मतलब है कि वो हमें बिल्कुल से क्रांतिकारी, यानी क्रांति होने देंगे हमारे इसमें और क्रांति करने का हमको अवसर मिलेगा, क्योंकि अब उनका ध्यान नहीं है। समझ रहे हैं ना? कि जैसे घर में जब मेहमान चले आते हैं और माता पिता हम लोग के बैठ करके बातें करने लगते हैं तो हमें खेलने का, हमें कूदने का, हमें उथल, जिसे कहते हैं उधम धक्कड़ मचाने का मौका मिल जाता है। तो वही सेम कहानी है, क्योंकि ये एज उस समय हमारे गार्जियन थे। अब विद्रोह शुरू हो चुका है तो इनका ध्यान कहीं और है और हमें अपना काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना?
यहां तक आपको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब समझना, ये बात तो हुई, लेकिन 1940 में दो बातें शुरू हुई। एक आपका है अगस्त प्रस्ताव, और 1940 में ही है व्यक्तिगत जिसे कहते हैं आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह कह सकते हैं आप इसको। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात अगर करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, रात्रि का समय है, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े की देखिए उड़ने की संभावना आने लगती है, तो यही देखा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, खैर छोड़िए इनको। आप देखिए 1940 में व्यक्तिगत जो आंदोलन है वो शुरू हो रहा है और अगस्त प्रस्ताव शुरू हो रहा है। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव था क्या, ये समझना आपको है। अगस्त प्रस्ताव में अगर हम बात करें तो यहां पर अंग्रेज यानी कांग्रेस की ओर से एक बात कही गई, कांग्रेस की ओर से एक बात कही गई, और उस समय वायसराय जो है लिनलिथगो है, ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भारत को आजाद किया जाए और उसको अपने संविधान बनाने का मौका मिले। अब उसके पलट उत्तर देते हुए अगस्त प्रस्ताव में यानी कि बात अंग्रेजों द्वारा कही गई, बहुत सी बातें कही गई कि जब युद्ध समाप्त होगा तो आपको ये प्रलोभन वो प्रलोभन, आपको आजादी मिल जाएगी, आपको संविधान बनाने का मौका मिल जाएगा, आपको तमाम चीजें मिल जाएगी, बोलने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आप डोमिनिक स्टेट रहोगे, हमारे अधीन रहोगे। ये सब बातें कही गई। जब ये सब बातें कही गई तो इसे ही यानी अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और ये जो 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर की जो तिथि है, ये 10 अक्टूबर की जो तिथि, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो तिथि है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की तिथि है। इसमें अगर कहें सबसे पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे हैं और उसके दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसको अपनाने में, शुरू करने में, कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह, हमने खुद का सत्याग्रह किया है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह इनका आंदोलन है कि हम भैया हमें करना है तो हमें करना है। लेकिन इसी साल अगर देखो तो अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और अगर इनकी बात करें तो इसको ठुकराना, इसको किसने इसकी आलोचना की, तो आलोचना करने की बात करते हैं तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई थी। पाकिस्तान की पहली मांग 23 मार्च 1940 को हुई थी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया था, कांग्रेस ने इसका खंडन कर दिया था, जिससे मुस्लिम लीग काफी खफा है और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया, समझना, ठीक है। इसी पर एक कथन आता है ना कि जो है मुस्लिम तो मूर्ख, भारतीय तो मूर्ख थे जिन्होंने सहायता मांगी, और उनसे बड़े तो मुस्लिम मूर्ख थे जिन्होंने उस सहायता को ठुकरा दिया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे बहुत सी विचारधारा, बहुत सी टिप्पणी निकलकर सामने आती है कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे क्या करना है। अब देखो इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये व्यक्ति सत्याग्रह रहा, लेकिन अब यहीं पर निकल कर आएगा 1942 में, अच्छा इधर देखते हैं, यहाँ आपको नहीं दिखेगा, 1942 में अगर हम देखते हैं तो यहीं पर क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आएगा, और ये कहानी आपको पता है, इसे दिवालिया बैंक का चेक, उत्तर दिनांक चेक, द पोस्ट डेट चेक ऑफ इंडिया कह करके इसे ठुकरा दिया जाएगा, ये आपको पता है ना। अब 1942 में ये क्रिप्स मिशन तो था ही, लेकिन 1942 में ही अगर कहें तो CR फॉर्मूला, एक CR फॉर्मूला के नाम से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। CR फॉर्मूला क्या था, यानी कि कहा जाए तो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बने, इसका सबसे पहले समर्थन किसने किया था, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने किया था। यही CR फॉर्मूला है कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन अभी जिन्ना वार्ता बाकी है, क्योंकि इसके बाद जिन्ना वार्ता है, गांधी जिन्ना वार्ता की बात करते हैं तो गांधी जिन्ना वार्ता ठीक 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता होती है। गांधी और जिन्ना की जो वार्ता होती है तो गांधी जिन्ना चाहते हैं कि जितनी बातें हमारी हैं वो सारी बातें जो है मान ली जाएं, लेकिन आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले सारी बातें हमारी मान ली जाएं, ये वो चाहते हैं। अब जब ये चाहते हैं वो,
तो इस पर गांधी जी असंतोष व्यक्त करते हैं और गांधी जी इस चीज से, क्योंकि देश में देखो बहुत क्रांति चल रही देश की, अगर बात करोगे यहाँ पे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन इस कदर है कि अंग्रेजों ने जीरो हावर नाम का एक ऑप्शन चलाया था और सभी बड़े नेताओं को बंदी बना दिया था। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था और इसी वर्ष आपको पता है कि गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया था। जब गांधी जी और बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था तो जो बिचौलिया छोटे मझोले तरफ के जो नेता हैं, जैसे उसमें हम बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए और अगर कहें जनेश्वर मिश्रा हो गए, तो इनका योगदान बहुत खास रहा। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अगर बात की जाए तो ये लोगों ने अपने गुट को संचालित किया और इस आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को पूरा फिर से एक नए सिरे से चलाया, इसीलिए आज ये इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में दोनों के नाम पर देखिए एक पार्क है, लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर मिश्रा एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, लोहिया हॉस्पिटल भी है, लोहिया पार्क भी है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करते तो जिन्ना वार्ता जो थी वो पूर्ण रूप से असफल हो गई, लेकिन यहीं पर एक लियाकत अली और भूला भाई देसाई, समझना, लियाकत अली और भूला भाई देसाई, ये नाम आपको शायद एहसास होगा, याद होगा। भूला भाई देसाई का नाम आप भूल तो ही मत भूलिएगा, क्योंकि 1900 आपको पता है कि जब 45 में अभी, यानी कि ये तो बात हमारी कल चल रही 44 की, अब 1945 में हमने आपसे कहा है कि लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली, ये लियाकत अली है और उसके बाद हमने आपसे कहा है भूला भाई देसाई। ठीक है, भूला भाई देसाई, अब समझना ये दोनों लोग वार्ता करेंगे, लेकिन मैंने आपसे बताया कि 1945 में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया और आपको पता है इसका गठन 1900 आजाद हिंद फौज कब बनाई गई थी, 43 में बनाई गई थी। मुकदमा चला 45 में, मुकदमा कहां चला था, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। अब जब मुकदमा चलाया गया है तो मुकदमा में जो भारत आजाद हिंद फौज इसकी ओर से जो है वकील कौन है, तो भूला भाई देसाई महोदय हैं और मोहम्मद अली जिन्ना है। तो भूलिएगा नहीं, भूला भाई देसाई और मोहम्मद अली जिन्ना, भूला भाई को कभी भूलना नहीं। ये प्रश्न आ चुका है, पूछा गया, आरओ का ये हिट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अब आरओ के क्वेश्चन को अगर हम कह सकते हैं ये एसआई में नॉर्मल है, एसआई में पूछे जाने की संभावना है, इसकी आराम से व्यक्त कर सकते हैं आप। अब होता क्या है कि भूला भाई देसाई और लियाकत अली, इस पर आपस में इनकी दोनों की वार्ता होती है। जब ये वार्ता होती है तो ये होता है कि अंतरिम, यानी कि भूला भाई देसाई ने कहा अंतरिम सरकार के गठन तक आपको ये चीजें माननी होंगी और आपको समर्थन में रहना होगा। अब इसी के बाद अगर आपको एहसास हो तो देखो, ध्यान समझना, यहीं से कहानी थोड़ा सा मोड़ लेगी। कहानी का मोड़ लेने का मतलब क्या है, देखो 1944 थी, मैंने आपको बताया था कहानी चली रही थी, गांधी जिन्ना वार्ता है, वो वार्ता फ्लॉप हो गई। यहाँ पे मैं लिख भी दूं तो आप भूल जाओगे, आप कहोगे सर जी आपने कहा लिखने के लिए, लेकिन आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो। गांधी एंड ये जो है जिन्ना वार्ता है, ठीक है, गांधी जिन्ना वार्ता। अब अगर इसी में देखो तो राजीव गांधी जी का जन्म हो गया है, ठीक है ना, 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी पैदा हुए थे, वो उनकी है, यानी कि जब हम पढ़ेंगे तो चीजों को इंटरेक्ट जोड़ने का तरीका। लेकिन अब ये बात चली लियाकत अली भूला भाई देसाई की जो बात चली, लेकिन इसी साल देखो 45 में तो बात करते हैं, तो जुलाई महीने में परमाणु बम बना लिया गया। जुलाई महीने में 1945 में परमाणु बम बना और परमाणु बम 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था, आपको पता है। लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, एनलोगाय और बॉक्सकार नाम के विमान ने इसको गिराया था, ठीक है, लिटिल बॉय फैट मैन, एनलोगाय बॉक्सकार नाम के विमान से इसको गिराया गया था, ठीक है। अब ये बात चली, ये जब हुआ तो 15 अगस्त को 1945 को जापान ने युद्ध से बाहर होने का और सरेंडर करने का निर्णय ले लिया कि भैया हम सरेंडर करते हैं, ठीक है, हैंड्स अप, हमने सरेंडर कर दिया, भैया हम युद्ध लड़ नहीं सकते, मेरी इतनी औकात नहीं है, चलो भाई इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनके सरेंडर होते ही अगर हम बात करते हैं तो सरेंडर होते ही युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी। अगस्त में उन्होंने सरेंडर किया, 2 सितंबर को युद्ध भैया समाप्त, ठीक है, 1945 में युद्ध समाप्त। युद्ध समाप्त हो गया तो दोबारा युद्ध भविष्य में ना हो, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना, है ना, ये हो गया।
अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को देखते हुए अंग्रेजों के ऊपर उस समय यानी कि 1944 में जब गांधी और जिन्ना की बात चली थी, तो उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दबाव बनाया था और कहा था कि भाई भारत को न्यायपूर्ण उसकी जो मांग है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। न्यायपूर्ण समझिएगा, यानी कि उन्होंने बहुत एक अच्छा सा दबाव बनाया और वो दबाव इंग्लैंड के ऊपर रहा, क्योंकि इंग्लैंड हमको चाहता था डोमेस्टिक स्टेट बनाने की, उसमें फिराक में था। और इनका ये जो बयान है, ये बयान हम पर काफी प्रभावी हुआ। लेकिन जब यूएनओ बना, यूएनओ के बाद फिर यही बयान दिया गया, तो ये बयान काफी हम पर प्रभावी रहा, काफी अच्छे तरीके से इसने हम पर असर दिखाया। ठीक है, अब यहां से देखो दो तीन चीजें, जैसे ये आपने देखा 45 में और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन और जिन्ना वार्ता समझौता। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव भी ठीक इसी प्रकार है। अब हम अगर हम चर्चा करना चाहें इन पर पूरी समरी निकाल के, तो भारत के संविधान के निर्माण में कितनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आई है। अब अगर देखो थोड़ा सा यहां से एक चीज और ले लो, तो हमने बीच में एक टॉपिक को मिस किया, 1930, 1931 और 1932, है ना। इस चीज को देखना, ये क्या है आपका, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। अब गोलमेज सम्मेलन ये अंग्रेजों ने भारत को, जब यहां बात हमारी हुई थी आपसे बहुत पहले 28 में हमने बात की थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट की बात की थी और प्रस्ताव की बात की थी, तो अंग्रेजों ने कहा ना सभी वर्गों को संतुष्ट करे ऐसा एक प्रस्ताव लाना है। अब उसी चीज को अंग्रेज विफल करने के लिए यहां पर जो है ला रहे हैं, जिसे कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। अब इसमें होता क्या है, इसमें सभी वर्ग, सभी जो दल है भारत में, सभी जातियां, उसका प्रतिनिधि करने के लिए एक लोग निकल करके आएंगे। अब ये कहीं ना कहीं भारत में तोड़ने की बात है। अब उसका शिकार क्या होंगे, असंतोष का कारण, यानी कि अरे आप एससी के हो, आपको समानता का अधिकार नहीं भाई, बोलने का अधिकार ही नहीं है आपको। हाँ भाई, जो एससी के नेता है थोड़ा उनके दिमाग में हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही है, हाँ यार ये बात तो है। अच्छा, यही बात हम ओबीसी के लिए कह रहे हैं, यही बात हम महिलाओं के लिए कह रहे हैं, यही बात हम निम्न वर्ग के लिए कह रहे हैं। अब उनके जो लीडर है असंतोष, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेज सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। हमें अपना क्षेत्र मांग करना चाहिए, हम अपना क्षेत्र मांग करके रहेंगे। अब यही बात दिमाग में घर करेगी डॉक्टर अंबेडकर की, और अंबेडकर उसके परिणाम स्वरूप अपने एक अलग मुल्क की मांग कर भी लेंगे। फिर यहीं पर 1932 में पूना पैक्ट जो है ये जन्म लेगा, आरक्षण जन्म लेगा। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का असर इतना पड़ता है कि जिन्ना भी पाकिस्तान की मांग कर बैठते हैं, और 1940 में जिन्ना ने मांग की थी। यानी कि अंग्रेजों ने एक तरफ तो हमें ये प्रस्ताव रखा और दूसरी तरफ हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए संविधान किस प्रकार से बना होगा। अब हम यानी कि 1946 में पहुंचने जा रहे हैं और कैबिनेट मिशन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है। और कैबिनेट मिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा कैसे बनी, कितने मेंबर उसमें आए, कितने गए, इतने ही क्यों रहे, ठीक है। ये सारी व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे और तुलना के साथ, ठीक है। और जितना आपसे प्रश्न किया गया है उसका उत्तर प्लीज कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूं साथियों। जय हिंद।